ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 12। आज का विषय एसपी, जिसमें हम 5वां चैप्टर ई कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम व उपकरण के उपयोग द्वारा होने वाले सूचना संचार को ई कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे ई कम्युनिकेशन में उपयोग किए गए जो ई है, इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा कोई भी सूचना हम अगर किसी को भेजते हैं तो व्यापार के माध्यम से उसे ई कम्युनिकेशन कहा जाता है। और व्यापारिक प्रवृत्तियों को ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। प्रणालीकागत सूचना संचार यह सूचना यानी जानकारी और संदेश की आप-ले करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सूचना और संदेश व्यापार विषयक होती ही तो हम उसे वाणिज्यिक सूचना संचार के रूप में जानते हैं। वाणिज्यिक सूचना संचार या पत्र व्यवहार द्वारा माल सामान की क्रय विक्रय, विज्ञापन व शिकायत, वसूली और उत्पादन की गुणवत्ता एवं सेवाओं की सराहना व टिप्पणी करते हैं। परंतु समय की मांग अनुसार बदलते हुए व्यापारिक प्रवाह एवं ग्राहकों की अपेक्षा को ध्यान में रखकर सूचना संचार के प्रणालीकागत पद्धति में परिवर्तन अनिवार्य हो गया है। व्यापार विश्व में क्रय विक्रय एवं सेवा लक्षी व्यापारी प्रवृत्तियों में आमूल परिवर्तन आ गया है। उसके साथ कदम मिलाने हेतु सूचना संचार की आधुनिक पद्धतियों तथा सेवा की जानकारी एवं संभव हो उतना अमली करना, जिससे व्यापार का व्यापकता बढ़े और वैश्विक स्पर्धा में अपना व्यापार टिका रख सके, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। सूचना संचार की आधुनिक पद्धतियों एवं सेवाओं को ई कम्युनिकेशन से जाना जाता है और उसके द्वारा होने वाले जो व्यापारिक प्रवृत्तियां हैं उनको ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। कम्युनिकेशन का अर्थ व स्पष्टीकरण। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम व उपकरण के उपयोग द्वारा होने वाली सूचना संचार को ई कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है। ई कम्युनिकेशन में उपयोग होने वाले ई का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। ई कम्युनिकेशन में सूचना के लेन देन हेतु कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन जैसे साधनों द्वारा इंटरनेट की सहायता से ईमेल, वीडियो और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, टेलीविज़न नेटवर्क या ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग किया जाता है। किसी भी व्यापारिक पीढ़ी या बड़ी औद्योगिक इकाई के आंतरिक व बाह्य प्रकार के सूचना संचार में ई कम्युनिकेशन का विस्तार व प्रभाव बढ़ा है। सरकारी कचहरियों, निगमों, वित्तीय, शैक्षणिक तथा सेवाभावी संस्थाओं में भी विस्तृत रूप से प्रभाव बढ़ा है और अत्यधिक तीव्रता से ई कम्युनिकेशन अपनाने लगे हैं। ई कम्युनिकेशन के कारण से सूचना संचार की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र, व्यापक, कम खर्चीली एवं वैश्विक स्तर पर पहुंच गई है। यानी कि आज के व्यापार में हम ई कम्युनिकेशन का जो उपयोग करते हैं उसकी वजह से इसकी प्रक्रिया जो है वो बहुत ही तीव्र हो गई है, चारों तरफ तेज़ी से फैल रहा है और कम खर्चीली होती है और ये पूरे विश्व में व्यापार को बढ़ाने के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है। ई कम्युनिकेशन का स्वरूप। ई कम्युनिकेशन के बहुत से स्वरूप हैं एवं प्रत्येक स्वरूप की कार्यप्रणाली, खर्च, साधन और उपकरण, उनकी पद्धतियाँ और मर्यादाएं अलग अलग हैं। धंधा व व्यापार से जुड़ी हुई किसी भी व्यक्ति अथवा पीढ़ी या संस्था अपने व्यापार और सेवाओं को लक्ष्य में रखकर ई कम्युनिकेशन की एक या एक से अधिक स्वरूप का आवश्यकतानुसार उपयोग करना चाहिए। ई कम्युनिकेशन के मुख्य 6 स्वरूप को गणना में लिया गया है, जिसमें पहला है ईमेल, दूसरा इंस्टेंट मैसेजिंग, तीसरा वेबसाइट, चौथा वीडियो, पांचवा ऑडियो, छठा टेक्स्ट मैसेजेस। उपयुक्त में से ईमेल अध्ययन क्रम में होने से उसे संपूर्ण विवरण युक्त समझेंगे। ई कम्युनिकेशन के सभी प्रकारों में ईमेल एक महत्वपूर्ण प्रकार है। आधुनिक समय में ईमेल का उपयोग पत्र व्यवहार के महत्व के माध्यम के रूप में किया जाता है। सामान्य रूप से पत्र व्यवहार से सूचना व संदेश की आप-ले होती है, उसी प्रकार ईमेल द्वारा भी सूचना व संदेश की आप-ले होती है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम व उपकरणों के उपयोग द्वारा होने वाले पत्र व्यवहार को ईमेल से जाना जाता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स मेल का संक्षिप्त नाम ईमेल है। विद्यार्थी मित्रों, ईमेल शॉर्ट नेम है उसका, जिसको कि हम लोग उसका असली नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है, जिसको संक्षिप्त में करके लोग ईमेल के नाम से बोलते हैं। ईमेल अर्थात पत्र व्यवहार का आधुनिक माध्यम। ईमेल सामाजिक, राजकीय, धंधाकीय, संबंधी या निजी और संस्था की सूचना हेतु उपयोग में लिया जाता है। ईमेल प्रमाणिकागत पत्रों की अपेक्षा सहजिक रूप से लिखा जाता है, यानी कि जिस प्रकार से पहले पत्र का आदान प्रदान किया जाता था, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो पत्रों का आदान प्रदान करते हैं उसे ईमेल कहते हैं। ईमेल का स्वरूप। ईमेल भेजने वाले का ईमेल एड्रेस होना आवश्यक है। ईमेल जिसे भेजना है उसका ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ईमेल की सेवा देने वाली गूगल या याहू जैसी कंपनी की साइट पर जाकर उन्हें अनुकूल हो ऐसे एड्रेस का चयन करके ईमेल अकाउंट बनवाना पड़ता है। ईमेल सेवा के उपयोग हेतु ईमेल के उपभोक्ता द्वारा पसंद किए सांकेतिक भाषा द्वारा पासवर्ड निश्चित करना होता है। इस पासवर्ड के उपयोग से वह अपने ईमेल अकाउंट तक पहुंचाता है। ईमेल के उपयोग हेतु प्रेषक व प्राप्तकर्ता दोनों पक्ष इंटरनेट से जुड़े हों यह आवश्यक है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, कंप्यूटर से मोबाइल फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन से कंप्यूटर में और मोबाइल फ़ोन से मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट की सहायता से ईमेल भेज व प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट है ईमेल लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। ईमेल में लिखने वाला और प्राप्तकर्ता के पत्र व्यवहार के पते के बदले में ईमेल एड्रेस का उल्लेख होता है। दूसरा, ईमेल प्राप्तकर्ता एक से अधिक हो तब उसके ईमेल एड्रेस यानी सीसी यानी कार्बन कॉपी के अंतर्गत लिखना होता है। सभी प्राप्तकर्ताओं को एक दूसरे के संबंध में जानकारी मिलती है। यदि ईमेल प्राप्तकर्ता सभी में से कुछ प्राप्तकर्ताओं को दूसरे अन्य किसी को ईमेल भेजा है उसकी जानकारी न देना चाहे तो ऐसा ईमेल लिखने वाला चाहता हो तो वह उसे एड्रेस यानी BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अंतर्गत लिखना होता है। ईमेल में तारीख का उल्लेख अलग से नहीं करना पड़ता, परंतु ईमेल की प्रथा अनुसार तारीख व समय अपने आप आ जाता है। ईमेल में विषय लिखना अति आवश्यक होता है। ईमेल में संबोधन होना आवश्यक होता है। ईमेल को अति संक्षिप्त व स्पष्ट रूप में लिखना चाहिए। ईमेल के अंत में ईमेल प्रेषक अपना पूरा नाम, कंपनी व संपर्क का संपूर्ण विवरण लिखें, यह आवश्यक है। संपर्क हेतु यह विवरण हस्ताक्षर के हिस्से के रूप में पहले से तैयार किया हुआ हो तो प्रत्येक ईमेल में वह अपने आप सम्मिलित हो जाता है। ईमेल में संलग्न के रूप में लिखित दृश्य या श्राव्य एवं चित्रों को भेजा जा सकता है। यदि ईमेल में कोई संलग्न भेजना हो तो उसका उल्लेख अवश्य करना चाहिए। ईमेल भेजने के पहले एक बार फिर से ईमेल की लिखावट पढ़ लेना चाहिए, बाद में ही ईमेल भेजना चाहिए। ईमेल के उदाहरण। अल्फा साइकिल्स भरूच द्वारा हेल्दी साइकिल्स मैन्युफैक्चरिंग नोएडा को 300 साइकिल खरीदने हेतु ऑर्डर देता ईमेल लिखिए। ईमेल का पत्र का यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा हुआ है, वो बताया गया है। पत्र को जितना संक्षिप्त में हो सके उतना लिखना है, जितना स्पष्ट रूप से लिखना है और उसमें विषय लिखना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे एड्रेस, ईमेल एड्रेस देने के बाद विषय, साइकिलों की खरीदी हेतु ऑर्डर। श्रीमान, आपकी गुणवत्ता युक्त एवं आधुनिक डिज़ाइन वाली साइकिलों से हमारे ग्राहक अत्यंत प्रभावित हैं और हमारे विस्तार में हेल्दी साइकिल्स की बिक्री सविशेष होती है। जून मास से नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने वाला है। सभी से साइकिलों के विषय में पूछताछ व मांग बढ़ने लगी है। रुपया 2600 के मूल्य वाली स्मार्ट बॉय साइकिल मॉडल नंबर SB18 200 नग और 2800 मूल्य वाली स्मार्ट गर्ल साइकिल मॉडल नंबर SB18 100 नग त्वरित भेजें। इन सभी साइकिलों को मेरे शोरूम के पते पर ही भेजना है, जिसकी राशि का भुगतान बैंक खाते से 7 दिनों में ऑनलाइन बैंकिंग द्वारा कर दी जाएगी। ऑर्डर अनुसार साइकिलें त्वरित भेजेंगे ऐसी अपेक्षा। यहाँ पे फिर उसका एड्रेस। इस तरीके से विषय के साथ में शॉर्टकट में ईमेल लिखा हुआ। दूसरा ईमेल है हमारा गुजरात एवं राज्यशाला पाठ्य पुस्तक मंडल गांधीनगर द्वारा नई पाठ्य पुस्तक तैयार करने के संबंध में
एक मीटिंग के विषय में संबंधित विषय के लेखकों को संदेश देता ईमेल लिखिए। इसमें भी इसी तरीके से ईमेल एड्रेस के साथ एक कार्बन कॉपी भी है, तो सीसी भी यहाँ पे करके लिखा हुआ है। फिर विषय वाणिज्यिक पत्र व्यवहार के विषय की मीटिंग के संदर्भ में, फिर यहाँ पे अपना मेन मुद्दा जो है वो लिख करके फिर यहाँ पे एड्रेस देना होता है। ई कम्युनिकेशन के विविध प्रकार। आधुनिक उपकरणों एवं इंटरनेट के कारण सूचना संचार के क्षेत्र में बड़े पैमानों पर क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। आधुनिकता का प्रवाह सूचना संचार के क्षेत्र को विकसित कर रहा है। ई कम्युनिकेशन का उपयोग विविध स्वरूप में विविध क्षेत्रों में व्यापक रूप से होने लगा है। कक्षा 12 के अभ्यासक्रम में निम्नलिखित ई कम्युनिकेशन के प्रकारों का समावेश किया गया है, जिसमें से है पहला कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई लर्निंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई ट्रेडिंग और ई ऑक्शन, ई फाइलिंग, ई बुकिंग, ई स्टैंपिंग तथा ई गवर्नेंस इत्यादि। ई कॉमर्स समय व स्थान के बंधन बिना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम द्वारा खरीद बिक्री की पद्धति को ई कॉमर्स कहा जाता है। ई कॉमर्स को ऑनलाइन शॉपिंग के रूप में भी जाना जाता है, जो कि आजकल बहुत प्रचलित है। व्यापारिक इकाइयों अपने द्वारा बिक्री हेतु रखे गए उत्पादन या सेवाओं को संबंधित वेबसाइट या टेलीविज़न पर निर्देशित करके ऑनलाइन ऑर्डर देने के लिए कहते हैं। वेबसाइट पर जाकर मोबाइल फ़ोन ऐप द्वारा, टेलीफोन द्वारा या SMS द्वारा भी इस प्रकार की खरीद बिक्री की जा सकती है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग अथवा कैश ऑन डिलीवरी यानी COD द्वारा मुद्रा का भुगतान किया जा सकता है। ई कॉमर्स के कारण से व्यापार की व्यापकता बढ़ी है तथा ग्राहकों की धनराशि व समय में भी बचत होती है। ई कॉमर्स द्वारा व्यापारिक पीढ़ी अन्य पीढ़ी के साथ B2B, व्यापारिक पीढ़ी ग्राहक के साथ B2C एवं ग्राहक से ग्राहक यानी C2C के साथ व्यवहार हो सकता है। ई कॉमर्स में यानी कि शॉपिंग करना इंटरनेट के माध्यम से। अब इसके बाद हमारा आया ई बैंकिंग। ई बैंकिंग में बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्था की वेबसाइट पर से खातेदार जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से मुद्रा की लेन देन कर सकता है। इस प्रकार की बैंकिंग सेवा को ई बैंकिंग के नाम से जाना जाता है। ई बैंकिंग द्वारा प्रारंभ करने में आई कोर बैंकिंग सेवा का एक भाग है। ई बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है। ई बैंकिंग की सुविधा प्राप्त करने हेतु बैंक के ग्राहक को बैंक की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कराना पड़ता है। बैंक आवश्यक बातों की जांच करके ई बैंकिंग के लिए पिन देती है, जिसके द्वारा बैंक का ग्राहक अपने वित्तीय व्यवहारों को उस बैंक के साथ अन्य बैंक या संस्थाओं के साथ करने की अनुमति देता है। इस प्रकार की कार्यप्रणाली करके जब मोबाइल द्वारा वित्तीय व्यवहार किया जाए तब उसे मोबाइल बैंकिंग या M बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आजकल ये ज़्यादा प्रचलित है। ACS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस एक बैंक में से अन्य बैंक में तथा या संस्था में इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से यानी कि खातेदार जो है वो बैंक का ग्राहक मुद्रा के भुगतान की सेवा प्राप्त करता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसिंग के रूप में से जाना जाता है। मुद्रा की प्राप्ति व भुगतान इन दोनों सेवाओं के लिए ECS उपयोगी है। बड़ी संस्थाओं का वेतन, पेंशन, ब्याज, कमीशन, डिविडेंड और अन्य की नियमित समय पर होने वाली वित्तीय व्यवहारों के लिए ECS का उपयोग किया जाता है। बैंक के व्यक्तिगत ग्राहकों का बीमा प्रीमियम, टेलीफोन बिल, लाइट बिल, मासिक हफ्ते जैसे नियमित समय पर होने वाले वित्तीय व्यवहारों के लिए ECS का उपयोग होता है। ECS द्वारा वित्तीय व्यवहारों की खबर ग्राहकों को उनके द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा दी जाती है। इसके बाद हमारा आता है अगला पॉइंट RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। निश्चित की गई राशि के एक खाते में से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कराने का आदेश ग्राहक द्वारा जिस समय पर दिया जाता है उसके पश्चात बहुत ही कम समय में अथवा उसी समय दूसरे खाते में धनराशि ट्रांसफ़र हो जाए, उस प्रकार की मिलती ऑनलाइन बैंकिंग की सेवा को रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी RTGS कहते हैं।
आरटीजीएस द्वारा हुए वित्तीय व्यवहारों को सूचना ग्राहकों को उनके नाम द्वारा पंजीकृत किए मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा किया जाता है। आरटीजीएस की सेवा प्राप्त करने हेतु उस बैंक को निश्चित किए गए दर से चार्ज चुकाना पड़ता है। आरटीजीएस हेतु निम्न सूचना ऑनलाइन फॉर्म में देनी पड़ती है, यानी कितने रुपए का ट्रांसफ़र करना है, जिस ग्राहक के खाते में धनराशि ट्रांसफ़र करनी है उस बैंक का नाम, जिस ग्राहक के खाते में धनराशि ट्रांसफ़र करनी है उस बैंक का ग्राहक का खाता नंबर, जिस ग्राहक के खाते में धनराशि ट्रांसफ़र करनी है उस बैंक का IFSC यानी कोड नंबर जानना होता है। हमारा अगला पॉइंट है ई लर्निंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कक्ष खंड में बैठे हुए बिना समय व स्थान के बंधन में मुक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके प्राप्त करने या देने की शिक्षा को ई लर्निंग से जाना जाता है। इस समय की शिक्षा को ऑनलाइन लर्निंग या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग या इंटरनेट लर्निंग से जाना जाता है। कंप्यूटर अथवा मोबाइल का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से विविध शिक्षा वेबसाइट पर रखी जाती है। दिए गए व्याख्यान या वीडियो देखकर अभ्यासक्रम के अनुसार शिक्षा की प्राप्ति की जा सकती है। विद्यार्थीगण जो है वो ऑनलाइन परीक्षा देकर उसका परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। टेलीविज़न पर भी इस प्रकार के शिक्षा कार्यक्रम को प्रसारित किया जा सकता है। ये जो कि आजकल ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है उसका ही एक प्रकार है ई लर्निंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अलग अलग स्थानों पर बैठे व्यक्ति कंप्यूटर या मोबाइल का उपयोग करके दृश्य श्राव्य ऐसे दोनों प्रकार के प्रत्यायन करें उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नाम से जाना जाता है। यह सूचना संचार की प्रक्रिया की द्विमार्गी है। इसके बाद है ई टेंडरिंग। किसी भी संस्था द्वारा निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर खरीद बिक्री या अन्य कार्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए विज्ञापन देती है। इस कार्य के लिए बहुत सी संस्थाएं रुचि लेकर अपने मूल्य पत्रक और शर्तें भेजती है। तत्पश्चात संबंधित पीढ़ी या संस्था को कार्य करने का लाइसेंस दिया जाता है जिसे टेंडरिंग कहते हैं, और यदि ये समग्र प्रक्रिया ऑनलाइन की जाए तो उसे ई टेंडरिंग के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट ई ऑक्शन। ई ऑक्शन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से होने वाली नीलामी। इस प्रक्रिया में माल सामान की नीलामी करता एवं माल सामान का क्रेता आभासी बाजार में खरीद बिक्री के लिए अपने भाव ताल देते हैं। इस प्रकार ई ऑक्शन में होने वाला व्यापार व्यापारी पीढ़ी से ग्राहक एवं ग्राहक से ग्राहक के साथ में होता है। नीलामी करता अपने माल सामान या सेवाओं की सूचना इंटरनेट द्वारा नीलामी हेतु निश्चित किए गए वेबसाइट पर रखता है। रुचि लेने वाले क्रेता जो हैं वो वर्ग निश्चित समय मर्यादा में अपने अनुकूल भाव या मूल्य जो है वो भेज देते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है ई फाइलिंग। ई फाइलिंग के अंतर्गत यदि संस्था द्वारा निश्चित किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम में आवश्यक सूचना भरकर सूचना को संलग्न दस्तावेजों के साथ के द्वारा संबंधित वेबसाइट पर अपलोड करके यदि कोई सूचना भेजी जाती है तो उसे ई फाइलिंग के नाम से जाना जाता है। ई फाइलिंग हेतु संबंधित वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना पड़ता है। पंजीकरण होने के बाद सूचना प्रेषक का एक खाता बनता है और उसका उपयोग सूचना प्रेषक पासवर्ड द्वारा कर सकता है। चुंगी विभाग, कर विभाग और अन्य संस्थाएं ई फाइलिंग की आधुनिक सेवाएं देती हैं एवं उसका उपयोग भी करती हैं। अगला है ई बुकिंग। समय व स्थान के बंधन से मुक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के उपयोग से इंटरनेट द्वारा रेलवे या हवाई जहाज की यात्रा टिकट, सिनेमा या किसी भी प्रोग्राम की टिकट का आरक्षण किया जा सकता है। इस प्रकार की सेवा को ई बुकिंग के नाम से जाना जाता है। ई बुकिंग को ई रिजर्वेशन भी कहते हैं। ई बुकिंग द्वारा आरक्षित की गई टिकट बुकिंगकर्ता के ईमेल में अथवा मोबाइल में ई टिकट के रूप में भेज दिया जाता है। उपयोगकर्ता को आवश्यकता हो तो ई टिकट को कागज़ पर प्रिंट करवा सकते हैं। ई बुकिंग हेतु मुद्रा का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग द्वारा करनी होती है। इसके बाद है ई स्टैंपिंग। घर या ज़मीन की खरीदी, बिक्री, भाड़ा करार, किसी भी प्रकार का सौगंधनामा तैयार करने और किसी भी व्यापारिक पीढ़ी का पंजीकरण करने के लिए सरकार में स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ती है। सरकार की गैर और वैधानिक स्टैंप ड्यूटी भरने के लिए कंप्यूटर आधारित एवं अति ही सुरक्षित पद्धति को इस स्टैंपिंग के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट है ई गवर्नेंस।
इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को सहायता से सरकारी सेवाओं एवं उसको आनुषंगिक सूचना देश के अंतिम छोर के मानवी को अति त्वरित व प्रशासनिक रूप से दी या प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके इंटरनेट की सहायता से सरकारी सेवाएं या उससे संबंधित आनुषंगिक सेवाओं की पूर्ति करने की इस समग्र प्रक्रिया को ई गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर ई कम्युनिकेशन के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जिनको कि आपको देख लेना है। जैसे यहाँ पे पहला है, पाठशाला के नए मकान के निर्माण हेतु कॉन्ट्रैक्टर्स से अलग अलग कार्य के लिए मूल्य पत्रक मंगवाने के संदर्भ में लिखा जाने वाला पत्र। यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का ये 5वां चैप्टर समाप्त होता है।